अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूं अपने चैनल वकार एक्सपर्टाइज पर। और मैं हूं आपका अपना वकार अहमद। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में मुगल एम्पायर के शाहजहां के बारे में पढ़ा, तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो मुगल एम्पायर के औरंगजेब की तरफ होगा, जिसको हम कहते हैं जो मुगल एम्पायर का लास्ट एम्पायर हम उसको कहते हैं। उसके बाद तो जितने भी एम्पायर्स आए वो सारे के सारे ऐसे समझो बिल्कुल वीक थे, लेजी थे। तो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कर ले, जिससे हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुंचे और ये इंफॉर्मेशन आप अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच। तो स्टूडेंट्स, औरंगजेब का टाइम पीरियड होता है 1658 से लेकर 1707 तक। ठीक है, इनका टाइम पीरियड होता है। और ये जो है टोटल जो आपको मैंने प्रीवियस पढ़ा के आया हूँ, जो बता के आया हूँ कि पहला जो हमारा रूलर था मुगल एम्पायर का बाबर था। उसके बाद जो है हुमायूं आए थे। उसके बाद अकबर आए थे। उसके बाद जो आए थे जहांगीर आए थे। और उसके बाद शाहजहां आए थे। और जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं वो औरंगजेब। ठीक है, जो शाहजहां के बाद आए थे वो थे औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब का जो असल नाम था मोहिउद्दीन मोहम्मद था। ठीक है, और टाइम पीरियड मैंने आपका इसको बताया कि कौन सा इसका टाइम पीरियड था। इसको कहा जाता है कि लास्ट इम्पोर्टेंट रूलर है। सही है, तो क्योंकि ये बहुत एक इफेक्टिव रूलर थे तो इस लिहाज से इसको माना जाता था कि ये लास्ट इम्पोर्टेंट रूलर है। ठीक है, और ये जो है शाहजहां के बेटे होते हैं, शाहजहां और मुमताज़ महल के। सही है, तो ये इनके बेटे होते हैं। और इसके साथ जो है ये एक रिलीजियस माइंड भी होते हैं। ठीक है, औरंगजेब जो है रिलीजियस माइंड होते हैं और इसके साथ ये फतवाए आलमगीरी भी बनाते हैं। ठीक है, औरंगजेब। फतवाए आलमगीरी क्या होता है? फतवाए आलमगीरी ये होता है कि जब मतलब कोई भी हो हमारे मज़हब के रिलेटेड रिलीजियस माइंड थे तो इस लिहाज से ये इन्होंने अपने दीन से मतलब रिलेटेड ये फतवाए आलमगीरी बुक भी लिखा था। ठीक है, तो इसमें से मतलब वो फतवा देते थे कि हमारे दीन में कौन कौन सी चीज़ें करनी चाहिए, कौन कौन सी सही है, कौन कौन सी गलत है। ठीक है, इन बुक में इसकी फतवाएं दी हुई थी। और इन्होंने जो है शरिया लॉ बनाया था कि मतलब जो भी शरीयत के मुताबिक होगा वही लॉ यहाँ पर चलेगा। ठीक है, और जितना भी मतलब इंडियन सब कॉन्टिनेंट है तो यहाँ पर ज़्यादातर इस्लामिक लॉ जो है ना इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया। जहाँ पर मतलब जितना भी कुछ हो रहा था इनसे पहले तो उनसे ये हटके ये अपना मतलब रूल जमा के जो भी दीन से रिलेटेड था तो यहाँ पर इसने शरिया लॉ लगाया था। ठीक है, और इसको एक्सपेंशनिस्ट भी कहा जाता है। मतलब ये जितना भी सब कॉन्टिनेंट में इंडियन में जितने भी आगे ले गए थे ये इनको फैलाया था। जितना अकबर ले आया था मुगल एम्पायर को तो ये उससे आगे भी लेकर गया था। उसको फैलाने में इसने भी बहुत स्ट्रगल किया। ठीक है, और इसके जो रीजन में जो किंग चाइना QING ये स्पेल आप देख रहे हैं, इसको चिंग भी पढ़ा जाता है। ठीक है, चिंग चाइना मतलब जो चाइना के रूलर्स थे। ठीक है, उनमें तो मैन्युफैक्चरिंग में पावर तो ये चाइना से भी आगे ले जा रहा था। इसके टाइम पीरियड में मैन्युफैक्चरिंग जो है चाइना में ज़्यादातर होता है, पर इसके टाइम पीरियड में इंडिया सबसे ज़्यादा आगे जा रहा था। ठीक है, औरंगजेब जो है इसको रिलीजियस पीटी भी कहा जाता है। ठीक है, और पीटी ये क्या होता है? मतलब ये क्योंकि रिलीजियस माइंड होते थे तो ये चाहते थे कि रिलीजियस ही चीज़ें होनी चाहिए हर जगह पर। और औरंगजेब ने कुरान मजीद को कंप्लीट मेमोराइज किया था। मतलब ये हाफिज थे। ठीक है, तो इन्होंने कुरान पाक को हिफ्ज किया हुआ था। और ये जो है इससे मतलब जो पहले के रूलर्स आए थे, शाहजहां हो गए, अकबर हो गए, तो ये सब के खिलाफ था। ठीक है, इनका मतलब जितना भी था ये कह रहा था कि ये
इन साइड इन सब को अलग करके मैं जो भी चाहता हूँ अपने दीन के मुताबिक ही इस्लाम पर, क्योंकि वो रिलीजियस माइंड थे, ठीक है, हिस्ट्री के मुताबिक। तो हिस्ट्री में ये आता है कि जितना भी उन्होंने किया था, फॉर एग्जांपल शाहजहां ने जो महल बनाया, ताजमहल, ताजमहल के भी ये खिलाफ थे कि ये इन्होंने अवाम की जितनी भी मतलब अर्निंग थी, अवाम के पैसों में से इन्होंने ये शाहजहां महल बनाया था, ठीक है, ताजमहल। तो इससे भी ये खिलाफ थे। जितना भी था तो ये सिटीजन्स पर मतलब फोकस देते थे कि सिटीजन्स क्या चाह रहे हुए, तो उनको मद्देनजर रखते ये वो चीज़ें कर रहा होता है। और मुगल एम्पायर्स में बहुत सारे बादशाह आए, उन्होंने लग्जरी लाइफ को एंजॉय किया, ठीक है, पर ये इन सब के खिलाफ थे। ये लग्जरी लाइफ के बिल्कुल खिलाफ थे और ये चाहते थे अगर हम मास्क बना रहे हैं, मस्जिदें बना रहे हैं, वो भी हमें अपनी अर्निंग से बनानी चाहिए। और ये बिल्कुल ऐसे ही करते भी थे, क्योंकि ये हाफिज कुरान थे, तो ये कुरान मजीद लिखते थे और वो उनकी जितनी भी कॉपीज होती थी वो सेल करके वहां से पैसे जमा करके वो उनमें से वो चीज़ें बनाते थे, ठीक है। और जब इन्होंने अपनी इनकी जो फेज स्टार्ट हुआ रूलिंग का, तो इनका सारा तकरीबन तवज्जो नॉर्थ की तरफ था, ठीक है, साउथ की तरफ आराम आराम से ये इनकी तवज्जो गई थी, क्योंकि वहां पर ऑलरेडी मराठास रोज थे, ठीक है, मराठास वहां पर पावर थे जो कि शिवाजी महाराज, सही है। तो वहां पर वो कंप्लीट स्ट्रोंग हो भी गए थे, तो इसलिए इन्होंने नॉर्थ साउथ पर बिल्कुल कम तवज्जो दी। तो अब हम बात करते हैं क्रिटिसिज्म की। चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे कोई भी रूलिंग हो, तो वहां पर क्रिटिसिज्म लाजमी होता है, उनके खिलाफ ही लोग बहुत सारे होते हैं। तो बहुत सारे जो है हिस्टोरियन ये लिखते हैं कि जो इनकी रिलीजियस पॉलिसी थी वो बिल्कुल मतलब सही नहीं थी, ठीक है, क्योंकि इन्होंने री इंट्रोडक्शन करवाया जजिया टैक्स, जो कि अकबर ने आकर उसको बैन कर दिया था, बंद कर दिया था। उसके बाद इन्होंने जो है जजिया टैक्स भी लगाना शुरू किया। उसके बाद जो है हिस्टोरियन कहते हैं कि हिंदुओं के टेम्पल्स, जो इनके मंदिर होते हैं, इनको भी डेमोलिश किया गया, ख़त्म किया गया। और मराठा किंग संभाजी को भी इन्होंने इनको भी किल किया। उसके बाद जो है सिख गुरु को भी इन्होंने ही मारा, जो बहादुर थे। ऐसे मतलब बहुत सारे चीज़ें बताई जाती है। और ये कितनी भी जो मतलब एक्टिविटीज़ ऐसी होती है जो प्रोहिबिटेड होती है इस्लाम में, ये इनके खिलाफ वर्जी करके, इनके मतलब अगेंस्ट में उनने उन सब को बैन भी कर दिया, ठीक है। जो गैबलिंग हो गई, जुआ, उनको भी इन्होंने बंद कर लिया। और फर्निकेशंस, जो फर्निकेशंस मतलब ये होता है जो सेक्सुअल इंटरेक्शंस, मतलब बिना शादी के जितने भी रिलेशंस होते थे, आपस में सेक्स करते थे, तो उनको भी इन्होंने प्रोहिबिटेड कर दिया, ठीक है। उसके बाद जो है अल्कोहल को भी इन्होंने बंद कर लिया, इनको बैन कर लिया कि शराब भी ना पिया जाए, ये भी हराम है। सिर्फ इतना ही नहीं, तो बहुत सारे हिस्टोरियन ये भी लिखते हैं कि जितने टेम्पल्स बताए जा रहे हैं, इन्होंने इतने टेम्पल्स को नहीं तोड़ा था, ठीक है। हालांकि इन्होंने टेम्पल्स तोड़े थे, पर इतने नहीं तोड़े थे जितने हिस्टोरियंस बता रहे हैं। पर इसमें क्या हुआ कि इन्होंने बहुत सारे टेम्पल्स बनवाए भी थे, ठीक है। उनको मेंटेनेंस करने के लिए उनको पैसे भी दिए थे कि ये आप टेम्पल्स बनवाएं, सही है। बहुत सारे हिस्टोरियन ये भी लिखते हैं। सिर्फ वो नहीं है कि बहुत सारे टेम्पल्स तोड़े गए थे, टेम्पल्स तोड़े गए थे, पर उनको बनवाने के लिए उनको पैसे भी दिए गए थे इनके दौरे हुकूमत में कि आप अपने मंदिर बनवाएं, ठीक है। और जितने सारे हिंदूज को इन्होंने ब्यूरोक्रेसी में रखा गया था, इनके मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन था इनमें बहुत सारे हिंदुओं को वो जो है रखा गया था इनकी पॉलिसी मुताबिक। पहले जितने हिंदू थे, ठीक है, अकबर बादशाह के दौर में या फिर शाहजहां के दौर में, ठीक है, इनको वहां पर तो रखा गया था, हिंदूज थे वहां पर एडमिनिस्ट्रेटर में, पर उनसे ज्यादा हिंदुओं को ब्यूरोक्रेसी में इसने रखा था औरंगजेब ने, ठीक है। और ये
जो कट्टर जो बिगोटरी का मतलब ये होता है कि जो कट्टर होते हैं, कट्टर हिंदू के खिलाफ थे ये, और कट्टर शिया मुस्लिम के भी ये खिलाफ थे। ठीक है। और इन्होंने जो है इसके रीजन में जो बनाए गए लाहौर बादशाही मास्क मस्जिद बनाई गई। ठीक है। और मोती मस्जिद जिसको पर्ल मास्क कहा जाता है वो भी इनके टाइम पीरियड में बनाया गया। ठीक है। रेड फोर्ट कम्प्लेक्स जो दिल्ली में है इनके टाइम पीरियड में बनाया गया। ठीक है। बीबी का मकबरा, ठीक है, बीबी का मकबरा भी इनके टाइम पीरियड में बनाया गया जो कि औरंगाबाद में है। ठीक है। उसके बाद जो है राबिया दुरानी का भी मकबरा बनाया गया। इसको राबिया दुरानी का मकबरा कहा जाता है। बीबी का मकबरा जो है वो राबिया दुरानी का मकबरा है। सही है। उसके बाद जब इनकी डेथ हो जाती है खुलदाबाद में, ठीक है, औरंगाबाद महाराष्ट्र, ठीक है, ये जो है ये सारे जो इलाके हैं मिले हुए हैं। ठीक है। इनमें इनके नज़दीक यहाँ पर इसकी डेथ हो जाती है और इसकी जो एज होती है वहाँ पर 89 होती है। सही है। और अब इसकी रिलीजियस पॉलिसीज को देखते हैं कि रिलीजियस पॉलिसीज इसकी क्या क्या थी। 1663 में जो है इन्होंने बैंड किया सती को। सती क्या होता है? सती जो चीज़ है मतलब जिनका भी लड़कियों के हस्बैंड्स मर जाते थे तो उनके हस्बैंड्स के साथ उन जिंदा औरतों को भी जलाया जाता था। ठीक है। तो इन्होंने इसको बैंड कर दिया। और उसके बाद 1669 में जो है इन्होंने म्यूजिक को भी बैंड कर दिया। मतलब जो कोर्ट में म्यूजिक होते थे, म्यूजिक बजाए जाते थे, तो इनको भी इन्होंने बैंड कर दिया। अब बात करते हैं 1670 की। 1670 में इन्होंने जो बैन कर दिया तुलादान को। तुलादान अब क्या होता है? तुलादान ये होता है कि एक बादशाह में ये सिस्टम होता है कि एक तराजू लेते हैं, एक साइड में अपने बच्चे को रखते हैं और दूसरी तरफ में सोना तोड़ते हैं। ठीक है। उनकी जब मेजरमेंट की जाती है, ठीक है, उनका वजन तोड़ा जाता है, तो इसको भी इन्होंने बैन कर दिया। ठीक है। 1679 में इन्होंने री इंट्रोड्यूस करवाया जजिया। ठीक है। इन्होंने जजिया सिस्टम जो हिंदुओं पर टैक्स लगाए थे तो इन्होंने री इंट्रोड्यूस करवाया। इसके बाद जो है रिवोल्ट्स भी हुए औरंगजेब के इरा में। ठीक है। जो पहला रिवोल्ट हुआ वो जट रिवोल्ट है। ठीक है। जो कि 1669 में हुआ था। इनमें जो लीडर्स थे गोकुला, राजाराम, चरमाणी। ठीक है। ये जो है इनके लीडर्स थे। और इसका काज क्या था ये रिवोल्ट करने का? अग्रेरियन पॉलिसी थी। ठीक है। क्योंकि जितने भी रिवोल्ट्स आए हैं तकरीबन ऐसे ही आए हैं। ठीक है। जो इनकी अग्रेरियन पॉलिसी थी इसके लिहाज से ये जट रिवोल्ट हुआ। उसके बाद बंडेला रिवोल्ट हुआ। ठीक है। बंडेला रिवोल्ट जो हुआ 1671 में हुआ। इनके जो लीडर्स थे चंपत राय थे, ठीक है, चतरासल थे। ठीक है। और जो इनका काज था इस रिवोल्ट का पॉलिटिकल और रिलीजियस। उसके बाद तीसरा जो रिवोल्ट हुआ वो सतनामी रिवोल्ट हुआ। सतनामी रिवोल्ट 1673 में हुआ। और जो इनके लीडर्स थे, फॉलोअर थे, इसके साथ सतनामी सेक्ट थे। ठीक है। और ये सतनामी के जो है फॉलोअर्स थे और इसका भी काज रिलीजियस सप्रेशन था। इसके बाद जो चौथा रिवोल्ट था सिख रिवोल्ट था। ये 1675 में हुआ। इसके लीडर जो थे गुरु तेग बहादुर और गुरु गोबिंद सिंह, ये जो है इनके लीडर थे। और इसका काज भी रिलीजियस काज था। उसके बाद जो पांचवा रिवोल्ट हुआ वो राजपूत या राठौड़। ठीक है। ये रिवोल्ट हुआ। ये जो रिवोल्ट 1678 में हुआ था। और इसके जो लीडर थे दुर्गादास थे।
इसका काज क्या था? सक्सेशन ऑफ द थ्रोन ऑफ मरवार। ठीक है, मतलब इन्होंने जो मरवार को काबिज किया हुआ था, तो ये वापस आए थे, इनसे आके रिवोल्ट किया था। ठीक है, और छठा जो हमारा रिवोल्ट था वो एनेक्सेशन ऑफ बीजापुर था। ठीक है, जो एनेक्सेशन मतलब जो इन्होंने बीजापुर पर काबिज हो गए थे। ठीक है, ये 1686 में हुआ था सिकंदर आदिल शाह के साथ। ठीक है, यहाँ पर लीडर थे सिकंदर आदिल शाह। ठीक है, काज क्या था? वियोलेशन ऑफ ट्रीटी। मतलब कि आपने हमारी जितनी भी ट्रीटी थी हमारे उसमें आपने वियोलेशन की है। उसके बाद जो सातवां रिवोल्ट था वो एनेक्सेशन ऑफ गोलकोंडा। ठीक है, ये गोलकोंडा जो था यहाँ पर इनने इनकी जो एनेक्सेशन थी, तो इसके लिए ये रिवोल्ट किया गया। ये जो है 1687 में हुआ था, और यहाँ पर जो लीडर थे अब्दुल हसन कुतुब शाह थे। ठीक है, और इसका काज क्या था? हेल्पिंग एटीट्यूड टू मराठा। ठीक है, और क्योंकि यहाँ पर कहा गया कि आप मराठा के मतलब उनके एटीट्यूड के लिए बताया गया कि इसलिए इन्होंने ये स्टार्ट किया वॉयलेट रिवोल्ट। उसके बाद जो है आठवां जो था मुगल मराठा स्ट्रगल। ठीक है, ये कब हुआ? ये हुआ 1689 में। इनमें जो लीडर थे संभाजी, राजाराम, ताराबाई। ठीक है, ये यहाँ पर लीडर थे। इसमें काज क्या था? काज ये था कि राइजिंग एस्पायरेशन ऑफ मराठा नेशनलिज्म। ठीक है, यहाँ पर जो मराठास थे यहाँ पर मतलब उन्होंने राइजिंग स्टार्ट हो गई थी। तो आज का हमारा टॉपिक इतना ही था।